इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावलपिंडी डिवीजन के 3 हलकों के नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। आगे क्या होगा? ये जो कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के कारकुन, उम्मीदवार, कारकुन तो नहीं, उम्मीदवार कामयाब हुए थे। उम्मीदवार, जी जी, उम्मीदवार कामयाब उम्मीदवार। हुए थे तो वो देखिए, अब इसमें 2 राय हैं। एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस है, जब उन्होंने इस किस्म का केस लेकर गए थे तो 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यू दिया था कि जो नोटिफ़िकेशन हो गया है, हम उसको मुअत्तल नहीं कर सकते, हम लोगों को हक़ नुमाइंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। जब साद रफ़ीक ने इमरान खान के खिलाफ इसी तरह का केस किया था और 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था। लेकिन आज उसके बरअक्स आपने नोटिफ़िकेशन मुअत्तल किया है। 2018 में आपका व्यू अदलिया का व्यू था कि जो नोटिफ़िकेशन गलत भी हो गया है तो उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आप ट्रिब्यूनल में जाएँ और आप करें। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ने कहा है कि नहीं, हम मुअत्तल कर सकते हैं। अब 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या आज वाला ठीक है, ये बात होगी। दूसरा, लोग सवाल कर रहे हैं कि जी जो जो जज साहब हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के फर्स्ट कज़न हैं। क्या उन्होंने अपने फर्स्ट कज़न के 3 वोट का के खिलाफ पड़ने वाले 3 वोट कम किए हैं? जब उनका कज़न वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है, तो क्या उनको ये केस सुनना चाहिए, अख़लाक़ी तौर पे? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरा मतलब है कि अगर जज साहब के कज़न तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं और वो अपने कज़न के वोट कम कर रहे हैं, तो क्या ये जुडिशियल सहूलतकारी है या ये मेरिट है? मेरे ख़्याल में जजेस के जब रिश्तेदारों के मफ़ाद का काम हो, तो उन्हें केस नहीं सुनना चाहिए। पहले पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि एक जज साहब के कज़िन्स जो हैं वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जज साहब ने पीटीआई का वो केस सुन लिया। तो सबने एतराज़ किया कि जब आपकी पूरी फैमिली का सियासी मफ़ाद पीटीआई से है, तो आप क्यों सुन रहे हैं? इसी तरह उमर अयूब साहब के फर्स्ट कज़िन को भी केस नहीं सुनना चाहिए। ये आपका सियासी मुफ़ाद है उमर अयूब साहब के साथ, वो आपके फर्स्ट कज़िन है, मामे दा पुत्तर है, आपको नहीं सुनना चाहिए। और जजेस को, जिन जजेस के फर्स्ट कज़न सियासत में हैं, उन्हें सियासी मुकदमात नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि फिर खानदानी रिश्तेदारियों पर सवाल तो पैदा होंगे और फिर मेरिट पे भी सवाल होगा और फिर जब फैसले के ऊपर भी सवाल हो और रिश्तेदारी पर भी सवाल हो, तो फिर दोनों सवाल मौजूद हों, तो फिर क्या किया जाए? जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजट था कि जी वज़ीर-ए-आज़म पेश हों, बलोच तलबा का वो जो केस था मिसिंग पर्सन का। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक भी बंदा मिसिंग नहीं होना चाहिए और हर बंदे को आपको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहिए। मिसिंग क्यों होते हैं? मिसिंग इसलिए होते हैं कि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं। यहाँ दहशतगर्द छूट जाते हैं। यहाँ जेट ब्लैक दहशतगर्दों को ज़मानतें मिल जाती हैं। जुडिशरी उनके केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। रियासत बेबस है दहशतगर्दों के आगे कि यहाँ उनको मिसिंग कर ले या अदालत में पेश करेगी तो ज़मानत हो जाएगी। जैसे 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतें हो रही हैं। जैसे कोई जुर्म ही नहीं हुआ 9 मई को, जीएचक्यू पे हमले के लोगों की ज़मानतें हो रही हैं। कोर कमांडर के घर के बाहर तो क हमले पे लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, तो ज़मानतों की तो लूट सेल लगी हुई है। लोग 1-1 साल मफ़रूर और इश्तिहारी आने के बाद एक किसी और कोर्ट में जाकर राहदारी ज़मानत ले लेते हैं, एक लूट सेल है। आप वज़ीर-ए-आज़म को बुला रहे हैं बलोच मिसिंग पर्सन में। अरे जज साहब इतने साधे हैं, उन्हें पता है कि वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, वो बलोच मिसिंग पर्सन पे कुछ कर सकता है। अगर ज़रूरत है तो डीजी आईएसआई और डीजीएमआई को बुला लें ना, आर्मी चीफ को बुला लें। वो नुमाना वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, डीजीआईबी इनको पेश करें, उनके पास है बलोच तलबा। मेरा मतलब आप मेरी बात समझे ना। यहाँ तो उनके पास है, तो आप ये क्या शोबदाबाज़ी और नंबरबाज़ी और आप मेरा मतलब है इसे कहते हैं प्लेइंग विद द गैलरी। भाई जज साहब हिम्मत है तो आर्मी चीफ को बुला के कहें कि भाई बच्चे किधर हैं? बुला के डीजीआईएसआई से पूछे। वो आपको बता देगा कौन से मेरे पास है, कौन से ईरान में है। वो मारंग बलोच ने कहा नहीं जब ईरान में हमने मारा है, तो उसने कहा जिनको आपने ईरान में मारा है उनके उनके वर्षा यहाँ बैठे हैं मिसिंग, उनको मिसिंग पर्सन बना के। तो फिर मेरा मतलब है कि रियासत क्या करे, वो भी मिसिंग है जो पहाड़ों पे बैठ के फौज से लड़ रहे हैं। जो फौज को मार रहे हैं वो भी मिसिंग है और जिनको फौज ने पकड़ लिया है वो भी मिसिंग है। तो मेरा मतलब है कि अदालत को इस तरह रियासत की हक का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो फिर डीजीआईएसआई, डीजीएमआई को बुला लेना चाहिए। वरना ये वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएँ, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएँ, ये प्लेइंग विद द गैलरी और शोबदाबाज़ी करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मैं समझता हूँ।
अच्छा मुज़म्मिल साहब, अभी तक जितने भी हलकों की रिकाउंटिंग हुई है, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ तो हारी ही है। अब ये जो 3 नोटिफ़िकेशन मुअत्तल किए गए हैं कामयाब उम्मीदवारों के, एनए 46, 47 और 48, क्या आपको लगता है फिर रिकाउंटिंग होगी तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ जीत सकेगी। अच्छा काम नहीं किया हुआ किसी ने। वो आप जितनी मर्ज़ी रिकाउंटिंग करा लें, रिज़ल्ट यही रहेंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं है। धांधली का केस ये मीडिया पे लड़ सकते हैं, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा सकते हैं, अदालतों में साबित नहीं कर सकते। ये 35 पंचर साबित कर सके थे। ये 2014 में 129 दिन धरना देकर ये धांधली साबित कर सके थे। जिन 4 हलकों की बात करते थे, वो चारों हलके दोबारा हार गए थे। तो मेरा मतलब तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी अदालतों में, कभी किसी फोरम पे धांधली साबित की है, वो ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करा सकते हैं। जर्नलिस्टों के करियर से खेल-खूल के तो उनको इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुज़म्मिल साहब, इलेक्शन को नताज आने के बाद काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं। अभी तक वफ़ाकी हुकूमत नहीं बन सकी और सूबाई हुकूमतें तो अभी तक दूर-दूर तक कहीं नामो-निशान नहीं नज़र आ रहा। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई फ़ॉर्मूला तय पा गया है हुकूमत के लिए? ये तय पा जाएगा, मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी मुश्किल बात है। दोनों जमातें सोच समझ के मुज़ाकरात करके आगे चल रही हैं। मुज़ाकरात ना होते तो सारे कहते फ़ौज ने बैठ के 1 मिनट में मुआहिदा करा दिया है। आपस में चीज़ें तय हो रही हैं और तय अभी दिन भी बहुत हैं, 14 दिन मौजूद होते हैं। लिहाज़ा मेरा नहीं ख़्याल इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है, लेकिन दिन लगने से यकीनन स्टॉक एक्सचेंज भी गिरा है। और एक हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा तो मेरे ख़्याल में सब कुछ हो जाएगा। एमक्यूएम से भी मुज़ाकरात होने थे, पीपल्स पार्टी से भी होने थे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बहुत डिफरेंसेस हैं। सिंध की गवर्नरी पे बहुत फटा है। अगर सिंध की गवर्नरी एमक्यूएम को देते हैं, तो पंजाब की गवर्नरी पीपल पार्टी माँगती है। तो इसमें क्या किया जाएगा? ये कोई छोटी-छोटी चीज़ें नहीं हैं, सबके स्टेक्स हैं और ये चीज़ें तय होने में यकीनन वक़्त तो लग जाता है। तो इसलिए लेकिन इन द एंड मेरे ख़्याल में सेटलमेंट हो जाएगा। क्या सेटलमेंट में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी? फर्स्ट फेज़ में तो नहीं होगी, लेकिन सेकंड फेज़ में हो जाएगी क्योंकि उनकी भी अब बेइज़्ज़ती है अगर वो कैबिनेट में शामिल हों। इतनी ना-ना करके कल हलफ़ ले लेंगे तो लोग कहेंगे किस बात का नखरा था। इन्होंने बिलावल के पल्ले ही कख नहीं रह जाएगा अगर आप कैबिनेट में हलफ़ ले लें, तो मेरे ख़्याल में फर्स्ट फेज़ में तो नहीं होंगे, 2-3 माह बाद हो सकता है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबर से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक इस वक़्त हुकूमत साज़ी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, पर ये है कि पीपल्स पार्टी पहले फ़ेज़ में नहीं, दूसरे फ़ेज़ में हुकूमत का हिस्सा बनेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।